हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीडीपी के जितने भी टॉपिक है उन सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसमें मेन पॉइंट क्या है और हम लोग कौन कौन से टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट है विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद है वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, कौन कौन सा पक्ष है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है वृद्धि एवं विकास में अंतर, क्या डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी स्टेजेज है हम लोग के डेवलपमेंट में, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से जो है डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद है बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो थ्योरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है विकास एवं अधिगम में संबंध, ठीक है, लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। और लास्ट है बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका एजुकेशन में क्या रोल है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है CTET, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो है पूरे टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और इसे आप नोट्स की तरह बनाते जाइए, क्योंकि एक बार पढ़ लेने के बाद आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जो है इसका प्रकृति कैसा है। तो विकास जो है डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत यानी कि कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है वहाँ से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, विकास स्टार्ट होता है, और कंटिन्यूअस जो है मरते दम तक जो है किसी भी बच्चे में किसी भी व्यक्ति में डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत कंटिन्यूअस चलती है तथा जिसमें गुणात्मक तथा परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होता है। किसी भी डेवलपमेंट में गुणात्मक परिवर्तन भी होगा और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होगा, यानी कि डेवलपमेंट में दोनों परिवर्तन सम्मिलित होता है। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या है, तो गुणात्मक परिवर्तन वो है जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी कि उम्र बढ़ना हो गया, भाषा लिखने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, किसी भी समस्या को समाधान करने की क्षमता, ये सब जो क्षमता है जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिमाणात्मक परिवर्तन या फिर मात्रात्मक परिवर्तन। तो ये परिमाणात्मक क्या है, तो जिसे मापा या तौला जा सकता है, यानी कि ऊंचाई, हाइट को मापा जा सकता है, भार को मापा जा सकता है, बनावट, मोटाई, यानी कि जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब जो है पूछा गया है। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का होता रहता है। विकास जो है बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, सभी दिशा में जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक दिशा में डेवलपमेंट होगा। बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपका मानसिक डेवलपमेंट भी होगा, सामाजिक डेवलपमेंट भी होगा, संवेगात्मक डेवलपमेंट होगा। तो ये सभी प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होते रहता है। तो विकास बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है डेवलपमेंट, ठीक है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि विकास की प्रक्रिया जो है किस
साइड यानी कि दाएं से बाएं होती है, या पैर से सर की तरफ होती है, या सर से पैर की तरफ होती है। तो विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर होती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में, ठीक है, मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ये याद रखना। मूर्त क्या है? तो मूर्त वह चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पहले जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, उसका जो है मानसिक क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है अमूर्त चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। अमूर्त चीज़ क्या है? तो वह चीज़ जिसे हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया सर से पैर की ओर होता है, जबकि मानसिक क्षेत्र में मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। तो नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जो है डेवलपमेंट होगा किसी भी बच्चे का। यानी कि कोई भी बच्चा पहले जो है किसी भी खिलौने पे या कोई भी सामान पे पहले अपना पंजा रखेगा, ठीक है, उसके बाद जो है एक उंगली से पकड़ेगा। यानी कि जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तब जो है विशिष्ट की तरफ जाएगा बच्चा। तो ये आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है, ठीक है। विकास की नेक्स्ट है विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। यानी कि डेवलपमेंट का जो स्पीड होगा वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होगा। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी डेवलपमेंट जो है अलग तरीके से होता है। तो ये व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है डेवलपमेंट। शारीरिक नेक्स्ट है शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास धनात्मक रूप से सह संबंधित होते हैं। यानी कि जब आपका शारीरिक विकास होगा और मानसिक विकास दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर शरीर आपका कमजोर है तो आपका मानसिक क्षेत्र का विकास जो है वो भी कमजोर हो जाएगा। अगर खाना पीना आपका सही से नहीं मिल रहा है तो आपका सोचने समझने की क्षमता जो है कम हो जाएगा। यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ ही मानसिक डेवलपमेंट होते रहता है। नेक्स्ट है विकास एक खास क्रम में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है एक खास क्रम में होता है। पहला कौन क्रम है? 2 क्रम है इसमें। मस्तिष्काधोमुखी दिशा यानी कि मस्तिष्क से पैर की ओर, हम लोग पढ़े हैं सर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक क्रम में होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा कि मस्तिष्काधोमुखी दिशा यानी कि मस्तिष्क से पैर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद अगला है निकट दूर दिशा यानी कि बीच से बाहर की ओर, सेंटर से जो है बाहर की ओर आपका डेवलपमेंट होगा। यानी कि यहाँ से ये बाहर की तरफ, ये सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकास जो है एक अविराम प्रक्रिया है। यानी कि डेवलपमेंट जो होगा मरते दम तक, गर्भ से लेकर के कब्र तक होता है। यानी कि अविराम, बिना रुके हुए ये डेवलपमेंट जो है होते रहता है। नेक्स्ट है विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही परिणाम है। यानी कि डेवलपमेंट आपके वंश, माता पिता से किस प्रकार के आपका जीन के द्वारा जो जीन आता है उसके द्वारा जो किस प्रकार का वंश है। यानी कि अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आप लंबे हो सकते हैं। आपके माता पिता अगर ज़्यादा पढ़ने में तेज है तो आप ज़्यादा पढ़ने में तेज हो सकते हैं। लेकिन वंश के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके माता पिता डॉक्टर है लेकिन आपका जो वातावरण है, अगर वो समाज माहौल आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आप डॉक्टर नहीं बन करके आप जिस माहौल में रहेंगे, चोर वाले माहौल में रहेंगे, तो आप चोर उचक्का भी बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट जो है वंश और वातावरण दोनों का परिणाम होता है। नेक्स्ट है विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगा आपके अंदर, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे और परिवर्तन होता जाएगा, वो ही डेवलपमेंट कहलाता है। तो अब ये परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित होता है जिस पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि बच्चा पहले मैच्योरिटी होगा, जैसे पहले कोई भी बालक शैशवावस्था में होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद किशोरावस्था में आता है, ठीक है। तो ये जो है एक क्रम होता है जो कि आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित होता है, इसे बदला नहीं जा सकता है, जिस पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यानी कि अगर आप शैशवावस्था में हैं तो आपको पढ़ा लिखा करके बाल्यावस्था में नहीं भेजा जा सकता है। तो ये मैच्योरिटी है जो कि आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित होता है, जिस पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इसी में है जैसे बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना इत्यादि, ये सब जो है एक आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते रहते हैं, जो कि आपको एक के बाद एक जो है वो प्रभाव होगा। नेक्स्ट है विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे, आप मैच्योर होते चले जाएंगे और उसके साथ साथ आपको प्रशिक्षण देता हुआ चला जाएगा, तो वो दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डेवलपमेंट में। लेकिन पूर्व प्रसव काल में, यानी कि
जन्म से पहले सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है, क्योंकि जन्म के पहले आप प्रशिक्षण किसी भी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो जन्म के पहले जो है सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है, लेकिन जन्म हो जाने के बाद डेवलपमेंट में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रकृति। ठीक है, तो नोट्स आप जरूर बनाते चले जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है कहीं ना कहीं किसी भी टीचिंग एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो आइए नेक्स्ट जो है टॉपिक है हम लोग का वृद्धि व विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। ठीक है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं, मानव की वृद्धि व विकास के महत्वपूर्ण पक्ष निम्न है, निम्नलिखित पक्ष है। मानव का जो ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा उसका निम्नलिखित पक्ष है। तो पहला है शारीरिक विकास, ठीक है, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, पांचवा है क्रियात्मक विकास, छठा है नैतिक विकास, और उसके बाद हम लोग का ये सातवां है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो ये 7 प्रकार का जो पक्ष है हम लोग के डेवलपमेंट में कार्य करता है। यानी कि हम लोग का जब डेवलपमेंट होगा तो शारीरिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होगा, मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होगा, उसके साथ साथ संवेगात्मक विकास होगा, उसके साथ क्रियात्मक विकास होगा, उसके साथ साथ नैतिक विकास होगा, और उसके साथ जो है संज्ञानात्मक विकास होगा। और ये सब को हम लोग अलग से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि मानव के वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण पक्ष जो है ये हम लोग का 7 पक्ष है। अब नेक्स्ट है कि वृद्धि व विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या अंतर है वृद्धि में और विकास में, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छे से हम लोग कायदे से समझ लेंगे कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो ये ग्रोथ जो है आपका सिर्फ एक पार्ट है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। यानी कि ये समझिए डेवलपमेंट है तो ये आपका ग्रोथ जो है इसके अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग अभी समझते हैं इसको। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, यानी कि वृद्धि ग्रोथ जो है उसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक विकास होगा। ठीक है, जबकि ये आपका विकास में मात्रात्मक के साथ साथ आपका गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। ठीक है, यानी कि ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि वृद्धि में जो है सिर्फ शारीरिक विकास होता है, और डेवलपमेंट जो है आपका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सभी प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो भी डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ में सिर्फ शारीरिक विकास आता है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट में शारीरिक विकास के साथ साथ जितने भी डेवलपमेंट है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सभी प्रकार का जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वृद्धि का संबंध सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध शरीर के विभिन्न पक्ष से है। जितने भी पक्ष हैं शारीरिक विकास के साथ साथ ये जितने भी पक्ष हैं उसमें उसका संबंध विकास से है। ठीक है, और वृद्धि का संबंध सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से है। तो समझ गए होंगे इसका डिफरेंस क्या है। आगे इसमें और पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जो हम लोग का ग्रोथ है उसको हम माप सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ है सिर्फ इसमें शारीरिक विकास होता है। तो वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है, बल्कि विकास को अवलोकन कर सकते हैं। अब विकास के अंतर्गत जो है संज्ञानात्मक विकास भी आएगा, नैतिक विकास भी आएगा, तो इसको मापा नहीं जा सकता है। लेकिन वृद्धि के अंदर सिर्फ आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा जिसे मापा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि ग्रोथ जो है आपका एक समय के बाद रुक जाएगा, जबकि विकास जो है निरंतर चलता रहता है मरते दम तक। ठीक है, नेक्स्ट है, वृद्धि का अर्थ संकुचित है, मतलब बहुत छोटा है वृद्धि का अर्थ, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत सारा एस्पेक्ट इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन सामान्य रूप से देखा जा सकता है, यानी कि वृद्धि ग्रोथ में जो परिवर्तन होगा, क्योंकि ग्रोथ तो एक सिर्फ उसमें फिजिकल डेवलपमेंट है तो उसका परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि विकास अप्रत्यक्ष रूप में होता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये सबको नहीं देखा जा सकता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से है। चलिए नेक्स्ट है, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से स्टेज हैं डेवलपमेंट में, इसको हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु
को प्राप्त करता है। ठीक है, तो मनुष्य का डेवलपमेंट जो है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और सभी जो है अवस्थाओं से गुजरते हुए, स्टेजेस से गुजरते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम लोग स्टेजेस कौन से है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में सामान्यतः विकास की अवस्थाएं निम्न है, जो कि हम लोग देखते हैं। पहला है पूर्व प्रसूति काल, यानी गर्भधारण से जन्म तक, जब बच्चा गर्भ में होता है और जन्म जब हो जाता है तो उसे पूर्व प्रसूति काल कहते हैं, यानी कि गर्भधारण से जन्म तक, यानी कि जन्म से पहले। नेक्स्ट है शैशवावस्था, जिसे जन्म से 2 वर्ष तक कहा जाता है। उसके बाद बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था को 2 पार्ट में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। अगर सिर्फ बाल्यावस्था हो तो 2 से 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था जो 30 से 60 वर्ष तक। और वृद्धावस्था 60 से मृत्यु तक की होती है। तो ये सबको आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट आपका स्टेजेज हैं उसको हम लोग अलग से देखेंगे, जो सिर्फ 4 प्रकार का है। ठीक है, इसको 3 प्रकार के हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था को ही 2 पार्ट में बांटा गया है और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। तो प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, जो कि उसी को 2 पार्ट में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और तीसरा है किशोरावस्था। तो ये 4 स्टेजेस को हम लोग को पढ़ना है, जहाँ से किसी भी टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए पहला से शुरू करते हैं हम लोग, शैशवावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, जो कि CTET में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शैशवावस्था की एज कब से कब तक है। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि जब माँ के गर्भ से निकल करके बच्चे वातावरण में, समाज में आते हैं, उसे मतलब वहाँ का माहौल अलग होता है, माँ के गर्भ का और समाज का माहौल अलग होता है, तो बच्चा समायोजन, एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, नई नई चीज़ों को सीखता है, तो इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु का भार लगभग 7 पाउंड या 3 किलोग्राम का होता है। ठीक है, गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लगते हैं। और इसमें कौन कौन सी गुण पाए जाते हैं, तो पुनरावृत्ति का गुण। पुनरावृत्ति यानी कि बालक जो है जब शैशवावस्था में, जब 0 से 2 साल का बच्चा होगा तो वो कोई भी कार्य को बार बार करना चाहेगा, यानी कि अगर कोई भी चलना स्टार्ट करेगा तो गिरेगा, फिर कोशिश करेगा चलने का, गिरेगा, फिर कोशिश करेगा चलने का। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति का जो गुण होता है वो शैशवावस्था में पाया जाता है। ये सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है पूछा गया है किसी भी टीचिंग एग्जाम में। तो पुनरावृत्ति का गुण जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो शैशवावस्था में। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटिपूर्ण व्यवहार। ठीक है, यानी कि गलती होगा फिर भी प्रयास करेगा। 0 से 2 वर्ष का बच्चा गलती करेगा फिर प्रयास करेगा, तो ये प्रयास व त्रुटिपूर्ण बिहेवियर जो है बच्चे में शैशवावस्था में पाया जाता है। वस्तु की प्रधानता। ठीक है, यानी कि वस्तु की प्रधानता जो है नहीं पाया जाता है। ये जो है आपका वस्तु की प्रधानता नहीं होती है शैशवावस्था में, क्योंकि ये जो हो जाएगा आपका वस्तु की प्रधानता, ये हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था में। क्योंकि बच्चे जो है वस्तु की प्रधानता मतलब समझिए कि वस्तु, जब बच्चे को खिलौना आप सामने में दिखाते हैं और पीछे में छिपा करके कहते हैं, तो वो समझ जाता है कि मतलब खिलौना जो है गायब हो गया है। तो वस्तु की प्रधानता इसमें हो जाएगा कि वस्तु की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, वस्तु की प्रधानता शैशवावस्था में नहीं होता है। बच्चा समझ नहीं पाता है कि वो वस्तु की प्रधानता है कि नहीं। अगर कोई भी खिलौना बच्चे से छीन करके आप हवा में फेंक देते हैं, उसके बाद हाथ को पीछे कर लेते हैं, तो वो समझता है कि वो वस्तु जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु की प्रधानता नहीं होती है शैशवावस्था में। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। स्वकेंद्रित मतलब बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। अगर बच्चे की माँ अगर कोई दूसरे बच्चे को गोद लेती है तो वो फिर कहेगा कि नहीं, अब हम भी गोद में आएंगे। इससे पहले जब किसी को गोद नहीं लेकर रखती है तो वो अपना खेलता रहता है। ठीक है, लेकिन जब दूसरे बच्चे को गोद लेती है तो वो गोद आने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो स्व केंद्रित, बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। ठीक है, उसके बाद संवेगशीलता यानी कि इमोशन के द्वारा जो है बच्चा जो है कोई भी कार्य करेगा। अगर भूख लगेगा तो भूख लगेगा तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, या फिर दूसरे के गोद में रहेगा तो वो इमोशन के कारण रोना स्टार्ट करेगा। जब फिर माँ के गोद में जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है। तो ये सब गुण जो है पाया जाता है। ये आप सही कर लेंगे कि वस्तु की प्रधानता जो है नहीं होती है। ठीक है, शैशवावस्था में वस्तु की प्रधानता नहीं होती है।
वस्तु की प्रधानता कहाँ हो जाती है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है आपका पूर्व बाल्यावस्था। इसमें जो है बच्चे वस्तु की प्रधानता जो है इसमें हो जाती है, यानी कि जब आप कोई भी खिलौने को फेंक भी देंगे, छिपा लेंगे, तो बच्चा समझेगा कि वो खिलौना है, यानी कि वस्तु की प्रधानता है, हमसे छिपा लिया गया है। लेकिन जब शैशवावस्था में बच्चों के अंदर वस्तु की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम देख लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था। ये अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। ठीक है, एज आपको याद रखना है क्योंकि एज जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। यह अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। ठीक है, तीव्र विकास की अवस्था यानी कि डेवलपमेंट जो है तेजी से होता है पूर्व बाल्यावस्था में। उसके बाद स्कूल पूर्व की अवस्था है, यानी कि बच्चा जो है धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है जब 2 से 6 वर्ष तक का होता है। समूह पूर्व की अवस्था, यानी कि बच्चा जो है समूह में रहना, समूह में खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि कोई भी चीज़ को जानने का जो है उसके अंदर प्रवृत्ति जो है ज़्यादा होगा। यानी कि अगर बच्चे को खिलौना देंगे जो 2 से 6 वर्ष तक का होगा, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में होगा, तो कोई भी खिलौना को खोल करके तोड़ करके देखेगा, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। आज्ञा न मानने वाला, मतलब अगर कोई भी काम कीजिएगा तो वो नहीं करना चाहेगा, तो ये आज्ञा न मानने वाला होता है। नकल करने की प्रवृत्ति, कोई भी चीज़ नकल करके सीखना चाहता है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। भाषा का विकास हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। जिद्दी होता है बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में। शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है ये पूर्व बाल्यावस्था में। तो ये सब गुण जो है पूर्व बाल्यावस्था में पाया जाता है और इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट से कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो अब है हम लोग के पास उत्तर बाल्यावस्था। अब ये जो है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। अब ये आपका उत्तर बाल्यावस्था में है। प्रारंभिक स्कूल की आयु, अब पूर्व बाल्यावस्था में था कि स्कूल पूर्व की आयु, यानी कि वहाँ स्कूल जाना स्टार्ट करता था। यहाँ प्रारंभिक स्कूल की आयु, यानी कि स्कूल प्रारंभ कर दिया है जाना। उसके बाद यहाँ नैतिक विकास की आयु, मोरल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों के अंदर। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, दूसरे का भी ध्यान रखेगा। तो ये नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। चुस्ती की आयु, ठीक है, चुस्ती की आयु यानी कि एकदम बहुत फुर्तीला रहेगा, कोई भी काम अच्छे से करेगा। तो ये चुस्ती की आयु 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में होता है। गंदी आयु, डर्टी एज, यानी कि खेलना कूदना जो है उत्तर बाल्यावस्था में ज़्यादा करेगा। समूह आयु, गैंग एज हो जाता है, यानी कि बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। उसके बाद 6ठे वर्ष में बालक की बुद्धि एवं शक्तियाँ का पर्याप्त विकास हो जाता है। 6ठे वर्ष में, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में किसी भी बालक के बुद्धि एवं उसका जो शक्तियाँ होता है उसका डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट को अनोखा काल मानते हैं मनोवैज्ञानिक, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आपका ये है किशोरावस्था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि शारीरिक विकास में इसमें तेजी से होगा, सामाजिक भी होगा, संवेगात्मक भी हो गया, संज्ञानात्मक विकास भी होगा इसमें अच्छे तरीके से। ठीक है, यह परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था जब 12 से 18 वर्ष तक का होता है तो इसमें फिजिकल चेंजिंग भी होता है, इमोशनल चेंजिंग भी होता है, तो यह परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। कल्पना की प्रधानता होती है किशोरावस्था में, यानी कि बच्चा इमेजिनेशन में ज़्यादा रहेगा, यानी कि वो सोचेगा, अपनी करियर के बारे में सोचेगा। ठीक है, कि हम IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कल्पना की प्रधानता होती है। अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, अपने भविष्य के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, अपने पढ़ाई के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों के अंदर कल्पना की प्रधानता ज़्यादा होती है। विषमलिंगी भावना का विकास, ठीक है, यानी कि अपने मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्शन जो है इस अवस्था में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है तनाव एवं परेशानी की अवस्था, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल चेंजिंग भी होता है, फिजिकल चेंजिंग भी होता है, तेज़ी से बच्चे का डेवलपमेंट भी होता है, तो वो तनाव एवं परेशानी की अवस्था होती है किशोरावस्था। नेक्स्ट है पूर्ण वृद्धि की अवस्था। ये किशोरावस्था में जो है बच्चे पूर्ण तरह से वृद्धि उसकी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था। किशोरावस्था में बच्चे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, खुद से व्यवसाय चुनना चाहते हैं, खुद कमाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तो ये जो है किशोरावस्था की गुण है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले
कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन सा ऐसा कारक है जो हम लोग के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो आइए समझते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक है। तो ये सब हम लोग का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट होगा। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस टाइप का जो है हम लोग अच्छे तरीके से टोटल एक करके पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इस टॉपिक से पूछा गया है उन सब को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो बनाएं तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो निम्नलिखित प्रमुख कारक है हम लोग का। पहला है वंशानुक्रम, मतलब डेवलपमेंट को वंश भी प्रभावित करता है, यानी कि बालक का रंग रूप, शारीरिक विकास, बुद्धि, तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम यानी कि वंश का प्रभाव पड़ेगा बालक के रंग रूप पे। अगर माँ बाप ज़्यादा गोरा है या फिर ज़्यादा काला है तो उसका बालक का रंग रूप भी उसी प्रकार का होगा। ठीक है, उसके बाद शारीरिक विकास, बच्चे का पिता अगर ज़्यादा लंबा है या फिर ज़्यादा कम लंबा है तो वो शारीरिक डेवलपमेंट में वंश के कारण बच्चों के अंदर वो आ जाएगा। बुद्धि, अगर माँ बाप ज़्यादा तेज है तो बच्चा भी ज़्यादा तेज हो सकता है। तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य, ठीक है, बच्चे के माँ बाप अगर विकलांग है या कोई भी रोग से ग्रसित है तो वो बच्चे के अंदर भी आ सकता है। तो ये डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले सबसे पहले कारक कौन है? वंशानुक्रम। याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है, तो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला है वंश, जो कि बालक के डेवलपमेंट को प्रभाव कर सकता है। दूसरा है पौष्टिक आहार, गर्भ में माँ को पौष्टिक आहार और जन्म के बाद बालक को पौष्टिक आहार से शारीरिक व मानसिक विकास उचित रूप से हो पाएगा। अगर गर्भ में बच्चा है और माँ को पौष्टिक आहार, अच्छा खाना नहीं मिले तो फिर उसकी कमी से बच्चों के डेवलपमेंट में कमी आ सकती है। और जब बच्चे जन्म के बाद जो बच्चे को अगर पौष्टिक आहार सही से नहीं दिया जाए तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो दूसरा जो है कारण क्या है? तो पौष्टिक आहार। तीसरा है बुद्धि। तीव्र बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। ठीक है, जो बच्चे के बुद्धि ज़्यादा तेज होगा उसका सामाजिक डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव जो है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि आपके अंदर जो भी ग्रंथि है, ठीक है, उससे जो भी हार्मोन निकलेगा, यानी कि अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो वो हार्मोन जब रिलीज होता है, ठीक है, तो उससे जो है अगर बार बार आप गुस्सा करते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं तो हार्मोन आपके अंदर गुस्सा करने वाला जो है हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, और उसके कारण जो है आपका मानसिक तनाव जो है बढ़ सकता है और इसके कारण मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपके डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है लैंगिक भिन्नता, यानी कि बालक की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास व परिपक्वता जल्दी विकसित होने लगती है। तो ये भी एक आपका कारण है कि लैंगिक विभिन्नता के कारण आप में देरी से जो है डेवलपमेंट होगा, फिर बालिकाओं में जो है ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों में अंतर पाया जाता है। तो लैंगिक विभिन्नता के कारण भी आपके डेवलपमेंट में जो प्रभावित हो सकता है। छठा है वातावरण। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है, यानी कि जिस तरह का आपका माहौल होगा आपका डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से होगा। अगर बुरा माहौल है तो आपका डेवलपमेंट जो है बुरे तरीके से हो सकता है। तो ये 6 प्रकार का जो आपका कारण है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो याद रखना है। पहला है वंशानुक्रम, उसके बाद पौष्टिक आहार, उसके बाद बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथि, लैंगिक विभिन्नता और वातावरण जो है आपके डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। उपरोक्त के अलावा बालक के विकास को प्रजाति, धर्म, रोग आदि भी प्रभावित कर सकता है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है? थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं विकास के सिद्धांत को। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास की प्रक्रिया सतत चलती है, रेगुलर चलती है और इसमें गति की विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि डेवलपमेंट जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये डेवलपमेंट के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो ये निरंतर विकास के सिद्धांत से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विकास दिशा का सिद्धांत, यानी कि बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर, एक सिर से पैर की दिशा में होता है।
ठीक है। यानी कि एक दिशा जो है, क्रम जो है निश्चित होता है बालक के अंदर, डेवलपमेंट का क्रम निश्चित होता है। तो विकास दिशा का सिद्धांत, यानी कि बालक पहले सर उठाना सीखता है, फिर बैठना, उसके बाद चलना, उसके बाद दौड़ना। तो ये सिद्धांत जो है एक दिशा के तरफ होता, मतलब एक दिशा में होता है। तो ये हो गया विकास दिशा का सिद्धांत। तीसरा है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वरूप होता है। इसी कारण बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट जो है अलग तरीके से होगा। सीखने का क्षमता अलग होगा, तर्क करने की क्षमता अलग होगा। ठीक है, कोई भी समस्या को समाधान करने की क्षमता जो है अलग होगा, सोचने समझने की क्षमता जो है अलग होगा। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जो है हर एक मानव के विकास का जो अपना स्वरूप होता है, अपना अलग अलग जो है स्पीड से किसी भी व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट होता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी कि किसी बालक में सभी अवस्थाओं के विकास क्रम में समानता बनी रहती है। यानी कि क्रमबद्धता मतलब एक क्रम में जो है डेवलपमेंट होगा, यानी कि पहले शैशवावस्था आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगा, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगा। ठीक है, तो एक क्रम से जो है किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि वंश और वातावरण की अंतःक्रिया, बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। यानी कि बच्चे का जो वंश होगा, यानी कि माँ बाप अगर अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो उसका जो है पढ़े लिखे में ज़्यादा तेज तर्राके वाले माता पिता के गुण जो है उसके बच्चे में मौजूद होगा, और उसी में अगर वातावरण अच्छा हुआ तो वो बच्चा और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अगर उसमें वातावरण खराब हुआ तो वो खराब हो सकता है। तो वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि दोनों मिल करके उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि बालक अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। यानी कि पहले जो है पंजा बच्चा किसी भी खिलौने पे रखता है, किसी भी सामान पे अपना पंजा रखेगा, यानी कि पूरे अंग का संचालन करेगा, उसके बाद ही अपने हाथों की सामान्य रूप से चलाता है, उसके बाद अपने उंगली को या हाथों को सामान्य रूप से चला सकता है। यानी कि पहले जनरल से विशिष्ट की ओर जो है डेवलपमेंट होगा बच्चे का। उसके बाद लास्ट है सातवां परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सभी में परस्पर संबंध होता है। यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, ठीक है, या फिर सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, या फिर संवेगात्मक विकास हो, ये किसी प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा बच्चे के अंदर वो एक दूसरे से संबंधित होगा। यानी कि हर एक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। या ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर बच्चे का शारीरिक विकास कमज़ोर है तो बच्चे का न मानसिक डेवलपमेंट हो पाएगा, न जब शरीर कमज़ोर है तो न समाज में जाएगा, तो न सामाजिक जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। तो हर एक डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि परस्पर संबंध होता है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये 7 सिद्धांत जो है आपको याद रखना है। पहला है आपका निरंतर विकास का सिद्धांत, उसके बाद विकास दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है विकास एवं अधिगम में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, जिस तरह से डेवलपमेंट होगा उसमें आप किस तरह से आपका लर्निंग हो सकता है, इसमें क्या संबंध है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग जो है आप जिंदगी भर, जीवन भर जो है सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लास में सीख रहे हैं, आप अपने परिवार में सीख रहे हैं, आप रास्ते पर चल रहे हैं तब सीख रहे हैं, फील्ड में सीख रहे हैं। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है लर्निंग। अधिगम और विकास, यानी कि लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से अंतः संबंधित है। यानी कि जिस तरह से आपका डेवलपमेंट होते जाएगा आप सीखते चले जाएंगे, आपका लर्निंग होता चला जाएगा, और अगर आपका लर्निंग होता रहा है तो आपका डेवलपमेंट भी साथ में होता चला जाएगा। तो अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित है, दोनों अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट है विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, एक दूसरे को दोनों प्रभावित करता है, दोनों अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट है और लर्निंग है एकदम पैरेलल आगे जाएगा, दोनों अलग अलग तरीके से सबका अपना स्पीड होता है, प्रभावित करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों एक समान गति से आगे बढ़ेगा। दोनों का जो डेवलपमेंट का तरीका वो अलग अलग है। तो विकास और अधिगम जो है एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते।
नेक्स्ट है बालक के विकास अवस्था का ज्ञान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बालक के डेवलपमेंट का ज्ञान शिक्षक को महत्वपूर्ण है तो वो पढ़ाने में सिखाने में जो है आसानी हो सकता है शिक्षक के लिए। तो बालक के डेवलपमेंट विकास अवस्था का ज्ञान जो है शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है, यानी कि जो बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाना वो अच्छे तरीके से प्रभावित हो सकता है बच्चे को सीखने में। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का ये आज का लास्ट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता। क्या उपयोगिता है एजुकेशन में चाइल्ड साइकोलॉजी का, क्यों जरूरी है, क्यों उपयोगी है। तो आइए समझते हैं इसको भी। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित है, ठीक है। क्यों निम्नलिखित है, जो कि हम लोग देखेंगे कौन कौन से है। तो बालक के व्यवहार को समझने में, ठीक है, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता क्या है, तो बालक के व्यवहार को समझने में, बालक के बिहेवियर को समझने में आप साइकोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। और बालक के जब बिहेवियर को आप समझ जाएंगे तो बालक को अच्छे तरीके से आप सिखा सकते हैं। बालक के स्वरूप को समझने में, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में, ठीक है, शिक्षक को प्रभावकारी बनाने में, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए आप जो है बाल मनोविज्ञान को समझ करके इफेक्टिव तरीके से टीचिंग करा सकते हैं। अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में, ठीक है, बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में, जब वर्ग में अध्यापन करा रहे तो इंटरेस्ट को बढ़ाने में आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्ग अनुशासनहीनता के समाधान में, ठीक है, अगर वर्ग में अनुशासन नहीं है तो उसके समाधान में आप बच्चों के साथ जो है इसका समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में। उसके बाद स्व विश्लेषण तथा स्व समझदारी में, मतलब खुद का विश्लेषण करने में कि क्या हम अच्छे से बच्चों को समझा पा रहे हैं, या फिर स्व समझदारी में खुद समझने में जो है साइकोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद है बालक के व्यक्ति के विकास में, ठीक है, हर एक बालक के साइकोलॉजी को समझ करके उसके व्यक्तिगत डेवलपमेंट को आप समझ सकते हैं और उस तरीके से बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग जो है पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। इसी तरीके से हम लोग पूरे सीटेट के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने भी हम लोग मेन पॉइंट मुख्य बिंदु को कंप्लीट किए हैं उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक पूछा जा चुका है उन सब को हम लोग आज इसके बाद डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।